जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा है एक ऐसे शख्स का जो सत्ता को दलित की चौखट तक लाना चाहते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो सिर्फ दलित राजनीति नहीं बल्कि पूरी भारतीय राजनीति का व्याकरण बदल कर रख देने वालों में से एक थे, कांशीराम जी। कांशीराम जी एक भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने अछूतों, दलितों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए ताउम्र कार्य किया। उन्होंने समाज के दबे व कुचले वर्ग के लोगों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया जहां वे अपनी बात खुलकर रख सकें और अपने हक के लिए लड़ सकें। अपना पूरा जीवन उन्होंने पिछड़े वर्ग के उद्धार के लिए लगा दिया। वे आजीवन अविवाहित रहे। तो बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की। कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के एक छोटे से गांव खवासपुर में हुआ। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो हिंदू धर्म को छोड़कर सिख धर्म अपना चुका था। उस समय पंजाब में हिंदू वर्ग की पिछड़ी जातियों के कई परिवारों ने सिख धर्म अपनाया था और इसकी वजह थी जितना भेदभाव हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ होता था उतना भेदभाव सिख धर्म में नहीं था। उनके पिता ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, मगर उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। कांशीराम जी के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम जी सभी भाई बहनों में से सबसे बड़े और सबसे अधिक शिक्षित भी थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की और फिर पुणे में रक्षा उत्पादन विभाग के सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। 22 साल की उम्र में ही उन्होंने DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू किया और फिर वहीं उन्होंने देखा कि पिछड़ी जाति के लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव हो रहा है, किस तरह उनका शोषण किया जा रहा है। कांशीराम जी के लिए ये काफी दुखद अनुभव था और यही से ही उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी के बजाय एक बड़े मकसद के लिए राजनेता बनने का फैसला किया। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र लिखा। पत्र था उनके परिवार के लिए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। अब परिवार की किसी भी आयोजन में वे नहीं आ पाएंगे। साथ ही उन्होंने लिखा कि वे जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन पिछड़ों के उद्धार को समर्पित होगा। और फिर 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। दरअसल इस संस्था का उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत कराना और देखते ही देखते इस संस्था के साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ने लगे और फिर 1973 में कांशीराम ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना की। इस संस्था में अंबेडकर के विचारों की मान्यता थी। वे जहां जहां गए लोगों ने उनकी बात को समझा और उन्हें बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। उनका यह संगठन वामसेफ के नाम से काफी मशहूर हुआ और उनके इस संगठन में बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और डॉक्टर भी शामिल थे। और फिर 1981 में उन्होंने DS4 की स्थापना की। DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका मुख्य नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। 14 अप्रैल 1984 में एक राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। बसपा ने सियासत में जो भी हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे कांशीराम ने DS4 के जरिए रखा था। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए वहीं का कोई दलित चेहरा चुनना चाहा तो उन्होंने मायावती को चुना। 30 जून 1995 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित की गई राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उनके सम्मान में कुछ पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। 1977 की एक सर्द रात 11 बजे जैसे ही मायावती ने खाना खाने के बाद पढ़ना शुरू किया, उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब मायावती के पिता प्रभु दयाल ने दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़ों में गले में मफलर डाले एक अधेड़ शख्स खड़ा है। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह कांशीराम हैं और वामसेफ के अध्यक्ष हैं।
वह मायावती को एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। उस समय मायावती दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में रहती थी। कांशीराम जी ने मायावती से पहला सवाल पूछा कि वह क्या करना चाहती हैं, तो मायावती ने तुरंत कहा कि वह आईएएस बनना चाहती हैं ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सकें। पर तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ। तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूँ जिसके पीछे एक नहीं 10 कलेक्टरों की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों की ज्यादा काम आ सकती हो। उन्होंने मायावती के पिता से दरख्वास्त की कि वे अपनी बेटी को संगठन में काम करने की इजाजत दें। मायावती के पिता प्रभु दयाल ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मायावती की समझ में आ गया कि उनका आगे का भविष्य कहाँ है। हालांकि अपने पिता के खिलाफ जाकर अपना घर छोड़ दिया और फिर पार्टी के लिए ऑफिस में रहने लगी और स्कूल अध्यापिका के तौर पर मिलने वाले वेतन के पैसों से ही उन्होंने अपना निर्वाह किया। इसी के चलते कांशीराम जी ने एक नारा लगाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और साथ ही एक दूसरा नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। मायावती 1995 में प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बनी। कांशीराम जी का प्रदेश के लिए काफी बड़ा योगदान है, तो इसी के लिए उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम भी कांशीराम नगर रखा गया है। इस जिले का नामकरण 15 अप्रैल 2008 को किया गया था। बहुजन समाज पार्टी को उस समय काफी बड़ा झटका लगा जब कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए। उस समय उनकी शिष्या मायावती ने उनका काफी ख्याल रखा। एक बार वे ट्रेन से जा रहे थे, तभी उनको ब्रेन हैमरेज हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला उन्हें स्मृति लोप हो चुका था। वे लोगों को पहचान भी नहीं सकते थे। फिर मायावती ने उन्हें अपने घर में रखने का फैसला किया। इस पर काफी विरोध भी हुआ, मगर मायावती उन्हें अपने घर रखना चाहती थी, उनकी सेवा करना चाहती थी, वैसे ही जैसे एक बेटी अपने पिता की सेवा करती है। कांशीराम जी अपनी बातें रखने के लिए ऐसे ऐसे तरीके ढूंढा करते थे जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। उनका एक ऐसा ही किस्सा काफी मशहूर है, जिसमें वे अपनी एक कलम के जरिए बात कर रहे हैं। हाथ में कलम लिए उनकी वह फोटो काफी चर्चित भी है, जिसमें वह पूछते हैं कि कलम कैसे चलती है। लोग बताते हैं कि स्याही या लीड से चलती है। फिर कांशीराम जी उनसे पूछते हैं कि दिखता क्या है। मान्यवर कांशी जी लोगों को यह समझाना चाहते हैं कि अगर पेन का कवर ना भी हो तो भी वह लिख सकता है। असली ताकत दिखाने वाले कवर में नहीं, बल्कि लिखने वाली स्याही में है। काफी निराशाजनक बात है कि 9 अक्टूबर 2016 को लंबी बीमारी के बाद कांशीराम जी का नई दिल्ली में निधन हो गया, लेकिन आज भी उन्हें मान्यवर या साहब कहकर नवाजा जाता है। हाँ, अब दलितों की वह पार्टी पहले जैसी तो नहीं रही। उनके जाने के बाद पार्टी में काफी बदलाव आए और उस बदलाव का कारण था मौजूदा हालात। धन्यवाद। यूं ही हमारे साथ बने रहिए। मैं आरती चौधरी, न्यूज़ क्विज इंडिया।